गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। आ रही है। गुड मॉर्निंग टीना, मधु, विष्णु, नीता, नीतू, आवाज आ रही है बच्चों सब तक? यस सर। ओके। यस सर। और व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन पर कितने फोटो दिखाई दे रहे हैं? एक या और भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं? नो सर, सिर्फ एक। दिखाई। ठीक है, आप लोग है ना, जब भी आप भी क्लास चालू करें अपने होस्ट को डबल क्लिक कर लो जिससे आपको होस्ट ही नजर आएगा। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज? यस सर। अब बच्चों Yes, देखो, आज मैं कुछ इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। चैप्टर काफी लंबा हो गया। अगर हम ऑफलाइन मिलते ना, ऑफलाइन होती, तो बच्चों ऑफलाइन में क्या होता कि ये चैप्टर आज के 5-6 दिन पहले खत्म हो चुका होता ना। तो थोड़ा सा मैं आपसे भी हेल्प चाहूंगा कि आप भी थोड़ी हेल्प करें मेरी। अब इस चैप्टर को हम लोग आज क्लोज कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, पहले क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं बच्चों, और क्वेश्चन लिखकर फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे आज, है ना? तो एक बार आप जो बच्चे, आप लोग एक काम करो, कुछ बच्चे बच्चों आप अपना वीडियो चालू कीजिए। आप एक बार सूर्यभान, पूनम, अमरचंद, रोहन, पूनम, मीना का पूनम, कोमल, मधु, ठीक है। अच्छा बच्चों क्लास, हाँ, आयुषी शर्मा, कोमल, मोनिका प्रजापति, मधु, आप बड़ा अपना वीडियो को चालू कीजिए। वीडियो को चालू कीजिए आपकी स्क्रीन पर। चलो ठीक है, ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। एंड टुडे, आज हम लोग वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, अब इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर इसको, है ना? आप क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सब बच्चे लिख रहे हैं क्वेश्चन? आप बच्चा आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? यस सर। मधु, पूजा, कोमल, अनु, आवाज आ रही? तो आप अपने वीडियो को Yes, चालू sir. कीजिए, अपने अपने स्क्रीन को चालू कीजिए आप। निर्मल दरिया, स्क्रीन चालू नहीं हो रही क्या आपसे? ठीक है, प्रेरणा प्रजापति, मधु, पूजा, ज्योति सैनी, नेहा, सूर्यभान। चलो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, ड्रग क्या है? जल्दी लिखिए, ड्रग क्या है? और ड्रग के प्रमुख प्रकार, ड्रग के प्रमुख प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ड्रग, एक साथ लिखवा रहा हूं मैं आपको, ड्रग, एल्कोहल, एल्कोहल एंड नशीले पदार्थ, एक ही बात है। ठीक है, ड्रग, एल्कोहल और नशीले पदार्थों का किशोर अवस्था से क्या संबंध है? कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ड्रग का या कोई भी बच्चा अगर किसी भी नशीले पदार्थ का अगर एडिक्ट होगा या शुरुआत अगर करेगा तो शायद उसकी टीनेज अवस्था है, जो मैं बताऊंगा अभी आपको ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओके, इसमें हमारा क्या रोल है? एज ए योर पेरेंट्स, एज ए योर टीचर, एज ए योर फ्रेंड, राइट? हमारा क्या रोल है इसको रोकने में? आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? ओके, अच्छा थर्ड क्वेश्चन लिखो, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। ओपियोइड, ओपियोइड, ओपियोइड्स, जल्दी लिखो। ओपियोइड, कैनाबिनोइड्स, हालांकि पहला क्वेश्चन ये पहले का ही प्रकार करवा रहा हूं, है ना बच्चों? ओपियोइड, कल बात हुई थी हमारी,
अभी मैं लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। ऑफियोइड, कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्डिहाइड, कोका एल्डिहाइड, ठीक है। नशीले पदार्थों के उदाहरण और इनके सेवन का दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट ऑफ देम। इनका आप दो साइड इफेक्ट अभी मैं बता दूंगा सर। देयर आर ए लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑल द ड्रग्स, सभी के बहुत साइड इफेक्ट हैं। अच्छा, एक और लिखो, एक और लिख सकते हैं। नशीले पदार्थों का, आप आज से नशीले पदार्थों का दिमाग में रखेंगे सर, ड्रग की बात कर रहे हैं और हर वो चीज ड्रग है बच्चों। दवा भी, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर कोई दवा ले रहा है, कोई भी दवा, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा अगर वो लंबे समय ले रहा है, ब्यूसल्फेन ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, डिस्पिरिन ले रहा है, या और भी कोई दवा अगर वो लंबे समय के लिए ले रहा है, मॉर्फिन है, कोडीन है, पेपेरिन, कोई भी दवा इनसे बनी हुई, तो वो दवा भी आगे लंबे जाकर क्या बन जाती है? ड्रग। ओके, और वो उसका क्या हो जाता है बच्चों? एडिक हो जाता है। और एडिक अवस्था को कल मैंने क्या नाम दिया था? व्यसन, व्यसन, ये ध्यान दोगे, ठीक है। तो क्या लिखा इनका साइड इफेक्ट। अब लिखो एक बार, नशीले पदार्थों के कोई 10 दुष्परिणाम। सर आप लिख सकते हैं 100, आप 100 लिख सकते हैं, आई नो, बट आपको 10 अच्छे लिखने। वो 10 इफेक्ट लिखो जो ज्यादा इफेक्टिव हो। ओके, जो अभी मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और एक लिखो, क्वेश्चन और लिखो एक और, व्यसन, जल्दी जल्दी, व्यसन, आधा वे, ये सन, कल लिखवा था ना, एडिक्शन, एडिक होना, व्यसन नंबर 2, उसी में लिख लो, व्यसन नंबर 2। विनिवर्तन सिलेक्शन, कल मैंने इंग्लिश में बोला था बच्चों, विड्रॉल सिंड्रोम, विड्रॉल। और विड्रॉल कर जानते हो ना बच्चों, निकालना या छोड़ना। विड्रॉल जानते हो, बैंक से पैसा निकालते तो क्या बोलते हैं? विड्रॉल। तो जब कोई चीज हम छोड़ते हैं या शरीर से निकालते हैं या किसी चीज का अभाव होता है, उसको हम लोग विड्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल और सिंड्रोम आप जानते हैं बच्चों, सिंड्रोम का हिंदी में अर्थ होता है असामान्य लक्षणों का समूह। याद करो, एड्स में, एड्स के नाम के अंत में क्या रहा है? रोगों का समूह। तो सिंड्रोम वर्ड आपके जब भी कभी है, सिंड्रोम का अर्थ आप समझोगे ग्रुप ऑफ अबनॉर्मल कैरेक्टर्स। आप समझ पा रहे हैं? और आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था बच्चों, रोग क्या है? शरीर के किसी अंग के सामान्य क्रियाओं का क्या होना? असामान्य। तो आपके शरीर की कोई भी अबनॉर्मलिटीज यानी कोई भी एबनॉर्मल वर्क, ठीक है, डिजीज। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी आंखों में किसी प्रकार की इचक, खुजली चल रही है, तो दैट इज नॉट ए नॉर्मल, इट इज एबनॉर्मल। आप समझ पा रहे हैं? आपके बाल गिर रहे हैं, एबनॉर्मल। बाल व्हाइट हो रहे हैं, एबनॉर्मल। दांतों में दर्द हो रहा है, एबनॉर्मल। समझ यार, चेस्ट में दर्द हो रहा है, एबनॉर्मल। अब तो समझ आना चाहिए ना। तो सभी एबनॉर्मल क्या है? रोग है। और एबनॉर्मल लक्षणों के समूह को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने कल बता दिया था, अगर कोई व्यक्ति ड्रग का एडिक्ट है, इसको समझो, बहुत सिंपल है, ड्रग का लंबे समय से अगर वो एडिक्ट है, आदी है, आदी लेने का, ओके, तो वो व्यक्ति अगर, और हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, तो हम भी जानते हैं कि किसी भी नशीले पदार्थ की शरीर को आवश्यकता नहीं है। किसी भी नशीले पदार्थ की, क्या कोई नशीला पदार्थ ऐसा है क्या बच्चों जो शरीर के लिए कंपलसरी है? शरीर के लिए कंपलसरी चीज क्या है? बैलेंस्ड डाइट, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से शरीर की आवश्यकता में कभी भी आपने कभी सुना कि शरीर की आवश्यकता अल्कोहल या किसी धूम्रपान, बीड़ी गुटखा, जर्दा या छेनी, चरस, गांजा, हेरोइन या आशीष या मॉर्फिन, कोडीन, ये आपकी बॉडी के लिए फिजिकल रूप से आवश्यक है क्या? तो मैं बोलूंगा नो, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी दीज, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, कम मात्रा में करता है, धीरे धीरे, फिर कम मात्रा, फिर उसका शरीर उसकी मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है।
ध्यान सुना। और जब वो उस मात्रा वो धीरे धीरे बढ़ाता है, यानी कम से लेकर एक दिन में वो 1 बीड़ी पीता है, फिर 1 से शुरू करते करते 2, फिर 3, 4, 4, 5, 5, 10 तक, और वो धीरे धीरे एक दिन में पूछ जाता है 1 पूरा बंडल। या उसी प्रकार कोई व्यक्ति शराब का एडिक्ट होता है तो कम पीता है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो शरीर में उसकी आवश्यकता 0 है, लेकिन वो मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से वो व्यक्ति उस पदार्थ का क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया। तो यदि कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का व्यसन या एडिक्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, व्यसन या आदतन है, और अगर वो व्यक्ति उस व्यसन या उस पदार्थ को अगर छोड़ना चाहता है, विड्रॉल करना चाहता है, तो विड्रॉल करने पर उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उस नशीले पदार्थ का अभाव होने की वजह से कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं। मतलब आप देख लीजिए, यूज करने का भी इफेक्ट है। देखो आप चीज ध्यान दी, किसी नशीले पदार्थ का अगर हम यूज करेंगे तब भी साइड इफेक्ट है सर। और अगर कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का आदी हो चुका है और वो व्यक्ति काउंसलिंग से, परामर्श से, गाइडेंस से या हमारे परिवार के दबाव से, माना जा रहा है कि वो व्यक्ति हमारे बड़े भाई हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं और वो व्यक्ति हमारे कहने से हमारी बात मानना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है। सर शराब छोड़ना चाहता है, वो गुटखा छोड़ना चाहता है, वो बीड़ी छोड़ना चाहता है, लेकिन जब वो छोड़ता है तो उसके शरीर के अंदर उस पदार्थ को छोड़ने पर भी साइड इफेक्ट होते हैं। उनको बोलते बच्चों विड्रॉल सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? विड्रॉल सिंड्रोम, या फिर बोलेंगे विनिवर्तन संलक्षण। विड्रॉल करते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब आप बोलो सर कैसे? जैसे एक बात समझो, एक व्यक्ति हमारे परिवार में शराब पीता है और सर ही इज ए हाइपर एडिक्ट दिस यू कैसे विद एल्कोहल, वो एल्कोहल का बहुत बड़ा एडिक्ट है, ध्यान सुन लीजिए। लेकिन उसके जब हम काउंसलिंग करते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए ब्रदर, एज ए बच्चे के रूप में हम उसको काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो हमारे फादर भी हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है। तो जब हम उसे समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, साइकेट्री के पास लेके जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करना चाहता है? छोड़ना चाहता है। हमने कह दिया, किसी बच्चे ने कह दिया अपने पापा जी आपको हमारी कसम आप शराब नहीं पिएंगे, तो पेरेंट्स अपने बच्चे की इस रिकमेंड को क्या कहता है बच्चों? साइकोलॉजी लेता है, और वो कहता है बच्चों अब मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा या स्मोकिंग नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो अपने बच्चों के कहने पर उसको छोड़ना चाहता है, तो जब उसे छोड़ेगा तो 100% उस व्यक्ति के शरीर में उन पदार्थों को छोड़ने पर भी जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कपकपी होना, बेचैनी होना, पसीना आना, मितली आना, चक्कर आना, उल्टी आना, और यहां तक कि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, तो ये सारे चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए। इसका अर्थ क्या हो गया कि नशीले पदार्थ को सेवन करने के भी बच्चों बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जो भी मैं लिखवाऊंगा। और नशीले पदार्थ को अगर कोई व्यक्ति सेवन करके उसका आदी हो गया और वो आदी होने के माना 1-2 साल बाद में उसको छोड़ना चाहता है, तो वो उसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। ये कहां? अगर उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी आत्मशक्ति, उसका अगर माना जा रहा है कि उसका दृढ़ इच्छा है, उसका परिवार उसके साथ है, उसके परिवार के मेंबर उसके साथ हैं, और उसे हम प्रॉपर गाइडेंस कर रहे हैं, तो बच्चों वो व्यक्ति उस नशीले पदार्थ से छुटकारा पा सकता है। तभी तो कह रहा हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? व्यक्ति का, खुद का, और उसके परिवार का और डॉक्टर्स का। तो ऐसे में जब वो व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता है, तो छोड़ने पर रेगुलर दिनों की तुलना में जब वो उस पदार्थ को सेवन नहीं करता, शराब का जो पीता है, तो उसके नहीं जाने पर उसके शरीर का तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या पूरी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर उत्पन्न करते हैं जिन्हें बोलते हैं बच्चों विड्रॉल सिंड्रोम। और ये पर्सन का आंसर मैं लिखवा दूं, अब मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा। विड्रॉल सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसके प्रभाव। तो अब एक शो सुन लो आराम से। जब कोई व्यक्ति, जब कोई ड्रग या नशीले पदार्थों का व्यसन या आदतन आदि व्यक्ति जब किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है या सेवन नहीं करना चाहता है, तो उस नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करने के कारण, मैं फिर बोलता हूं, ये लक्षण किसमें होंगे?
आप फिर मेरे में नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें तो उसकी आदत नहीं पड़ी। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोई भी नशीला पदार्थ की शरीर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को शारीरिक और मानसिक रूप से, जबकि शारीरिक आवश्यकता 0 है, फिर भी वो व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, उसका ब्रेन, उसका नर्वस सिस्टम उसको लेने के लिए जब हैबिचुअल हो जाता है, तो ऐसे उस पदार्थ की आदत लग जाने की स्थिति को बोलते हैं बच्चों व्यसन या एडिक्शन। जब कोई व्यसन ग्रसित व्यक्ति या बालक या बालिका जब उस नशीले पदार्थ को छोड़ना चाहते हैं, तो उस नशीले पदार्थ को छोड़ने के कारण जिसका वो आदी है, इसको मोटे में पकड़ो आप, तो उस व्यक्ति के शरीर में कुछ असामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि बेचैनी होना, कपकपी होना, पसीना अधिक आना, बीपी बढ़ जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, मितली आना, उल्टी आना, चक्कर आना, यहां तक कि बेहोश होना। अब इसका अर्थ हो गया कि अब क्या होगा, ये सारे लक्षण पूरे कब दूर कब होंगे, जैसे ही वो व्यक्ति उस पदार्थ का सेवन कर लेगा ये लक्षण खत्म हो जाते। इसका अर्थ क्या हो गया कि व्यक्ति चाहकर भी उस नशीले पदार्थ को छोड़ नहीं पा रहा। अब तो आगे बच्चों, जैसे आप कई फिल्मों देखा होगा, आप लोगों ने कई ऐसी फिल्में बनी ड्रग को लेकर, उस फिल्म के अंदर किसी भी हीरो या हीरोइन के एक्टर को जो रोल प्ले करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो एक्टर या एक्ट्रेस उस फिल्म में कितना नशा करता है। ध्यान सुनना, तो नशा करने के कारण उसको फिल्म के अंदर बहुत बड़ा आदमी, बहुत डेयरिंग, बहुत पैसे वाला दिखाते हैं, देख बार कई बार, लेकिन फिल्म के एंड में डायरेक्टर ऐसा मोड़ लेके आता है जो हम सबके लिए एक सबक या कहानी बनती है कि जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है उसका लास्ट में जो एंड दिखाया जाता है, वो जेल में जा रहा है या बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है, परिवार से अलग हो रहा है। तो ये चीजें दिखाई क्यों जाती फिल्मों के अंदर, ताकि हम इस चीज को अपने जीवन में अपनाएं कि नशीले पदार्थ का सेवन करने को लेकर जो समाज में बालक बालिकाओं में जो भ्रांति है, बताते हैं आपको भ्रांति क्या चीजें, नशीले पदार्थ का सेवन, शराब पीने को लेकर हम लोग क्या मानते हैं, गलत भ्रांति है। और हम लोग ये मान बैठते हैं कि नशीला पदार्थ या शराब सफलता की गारंटी है, जबकि मैं कल से आपको कह रहा हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस। तो हम लोग क्या करें, किशोर अवस्था में बच्चा क्या होता है, एक तो उसका विल पावर स्ट्रांग होता है, वो जिज्ञासा होता है, और साथ ही वो समाज में अपना आप को प्रकट करना चाहता है, अपनी प्रतिभा को। इस एज में बच्चों, इसीलिए इस एज का बच्चा गलत राह पे चला जाता है या किसी को देखकर, किसी के दबाव में आकर नशीले पदार्थ का सेवन करना शुरू कर देता है, और वो ये मान बैठता है, ये उसके दिमाग के अंदर एक गलत भ्रांति होती है कि फिल्मों में जिस प्रकार स्मोकिंग करते हुए या शराब का पैग पीते हुए जब बड़े बड़े एक्टर को या बड़े बड़े किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है, तो हम ये मान बैठते हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन या बहुत बड़ा अराइवल बनूंगा। लेकिन सर ये बिल्कुल इसमें सत्यता 0%। नशीले पदार्थ का सेवन करने से, किसी ड्रग को लेने से ना तो बॉडी में सुंदरता आती है, ना लंबाई बढ़ती है, ना ताकत आती है, ना एक्चुअल में स्ट्रेस दूर होता है, तनाव दूर, कुछ भी नहीं होता। क्यों, शुरू में इनिशियल हम लोगों को ऐसा लगता है, जैसे हमने स्मोकिंग किया तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा तनाव दूर हो रहा है, हम थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, हम अपने आप को फ्रेशनेस फील करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसी के भ्रम में पढ़कर बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो मैंने अभी पहला दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, ड्रग और किशोर अवस्था का क्या संबंध है, तो मैं समझा रहा हूं। तो अगर कोई व्यसन का आदी व्यक्ति अगर उसको छोड़ता है तो उसके शरीर में कई साइड इफेक्ट होते हैं, और वो साइड इफेक्ट मैंने बता दिए 7-8। इन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए वो नशे का आदी व्यक्ति ना चाहते हुए भी उस नशीले पदार्थ को ग्रहण करके अपने उन साइड इफेक्ट को दूर करता है। इस प्रकार उसकी क्या पड़ जाती है, आदत। इसका अर्थ क्या होगा, इस चीज में क्या समझ लिया, नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे तो पसेंगे, और करने के बाद छोड़ेंगे तो पसेंगे। तो सबसे बढ़िया अच्छा तरीका क्या है, वी शुड कीप अवे। हम लोगों को नशीले पदार्थों क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। इनका सेवन कभी नहीं पड़े, और गलत आदतों में, गलत भ्रांतियों में नहीं पड़े, वास्तविकता में जीवे। और मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि रील और रियल में रात और दिन नहीं बच्चों, रात और दिन तो एक रात और एक दिन नहीं,
रील और रियल के अंदर एक जीवन का अंतर होता है, एक पूरे जीवन का अंतर होता है। आप सोच लीजिए, अगर हम रील में चले जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन, जो लाइफ आपको मिली है, और बच्चों कल जो चला गया आपका, आपके साथ क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ वो वापस नहीं आ सकता। कल क्या होगा ये किसी ने देखा नहीं। तो लाइफ आज के अंदर, मैंने कल भी कहा था कि लाइफ इज टुडे, जीवन आज है, कल चला गया, वो अच्छा था या बुरा था वो आप चेंज नहीं कर सकते। कल क्या होगा ये आपको पता नहीं है, तो फिर लाइफ बची कौन सी, टुडे। तो आज के अंदर हम जिएंगे तो डेफिनेटली आज हमारा अच्छा है, तो कल अगर जो आएगा वो अच्छा आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया विथड्रॉल सिंड्रोम किसे कहते हैं और विथड्रॉल सिंड्रोम के साइड इफेक्ट क्या है। अब आखिरी क्वेश्चन बच्चों चैप्टर का, आखिरी लास्ट क्वेश्चन जल्दी, ये मैंने इसका आंसर करवा दिया। विथड्रॉल सिंड्रोम या विनिवर्तन लक्षण किसे कहते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आयुष समझ में आ रहा है, आयुष समझ आ गया ना। बेचैनी, उल्टी होना, जी घबराना, जी मिचलाना, या फिर मितली आना, चक्कर आना, बेहोश आना, ठीक है, भूख कम लगना, गुस्सा आना, पसीना आना, ये सारे लक्षण उस पदार्थ को छोड़ने पर होते हैं। क्या ये कभी आपके साथ होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल नहीं है। हम लोगों को अंदर शरीर में कभी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए कि बच्चों, नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हम किसी ड्रग के हैबिचुअल नहीं है। अब तो समझ आ गया आपके, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से कोई दवा ले रहा है तो बच्चों उस दवा को लेने का उसका टाइम टेबल बनता होगा। सुबह शाम जब भी वो दवा 3 बार लेता है मानो, या 2 बार लेता है, तो अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति 6 महीने किसी दवा को ले ले, एज ए गाइडेंस ऑफ डॉक्टर के अनुसार ले रहा है, लेकिन 6 महीने लगातार लेने से भी क्या हमारा शरीर और हमारा ब्रेन उस दवा के प्रति एडिक्ट हो गया क्या? हाँ। अगर किसी दिन 6 महीने बाद उस दवा को आप बंद करना चाहेंगे तो बच्चों एक साथ उस दवा को आप बंद नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वाई सर? क्योंकि उस दवा को आप 6 महीने से ले रहे हैं, और दवा मतलब ड्रग, और ड्रग मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को, आपके तंत्रिका तंत्र को अपने कंट्रोल में ले लें। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने 1 साल लगातार किसी दवा को ले रहा है, माना बीपी की ले रहा है, या शुगर की ले रहा है, या फिर हाइपरटेंशन की ले रहा है, या और भी किसी डिजीज के ले रहा है, तो क्या वो व्यक्ति 1 साल बाद उस दवा को, और उस दवा के लेने का टाइम है बच्चों रात को 9 बजे, छान सुनना, तो रात को 9 बजे आप उसे कब से ले रहे हैं? 1 साल से ले रहे हैं। तो रात को 9-8 बजते ही क्या आपका शरीर, आपका ब्रेन उस दवा को लेने के लिए आपको इंडिकेट करना शुरू कर देता है क्या? हाँ, करता है ना बच्चों? समझ आ रहा है क्या? यस सर। अरे भाई, कोई दवा आप, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप कोई दवा ले, लेकिन बच्चों जब कोई दवा हम लेते हैं तो उस दवा को लेने का टाइम टेबल आपने बना दिया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 बना दिया, लेकिन क्या कुछ दिनों बाद में क्या वो दवा आपको लेनी है, इसका इंडिकेशन आपको आपके ब्रेन या बॉडी से मिलना शुरू हो जाता है क्या? हाँ। और वही तो है सर, वही तो है विथड्रॉल सिंड्रोम। और वो लक्षण क्या होगा? बेचैनी होना, राइट? क्योंकि आप उस दवा के प्रति क्या हो गए? एडिक्ट। लेकिन घबराओ मत बच्चों, वो दवा आपके लिए खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दवा डॉक्टर ने आपके डिजीज के अनुसार आपको लिखी है। तो जब भी डॉक्टर किसी दवा को 6 महीने चलाता है तो आपने देखा होगा कि उस दवा की डोज अगर 3 है तो वो एक साथ उस डोज को 0 नहीं करेगा, उस डोज को 2 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर आपको बोलेगा कि अब आप ठीक है। आप बोले ना सर आई एम कंफर्ट, अब मैं ठीक हूं, तो अब वो डॉक्टर अब उस दवा को खत्म कर देगा, तो वो आप पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वही मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं अब एक लास्ट पर्सन लिखो चैप्टर का, जल्दी लिखो। किशोर लिखिए, किशोर अवस्था में नशीले पदार्थों या ड्रग, नशीले पदार्थों के सेवन या रोकथाम और नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? या ऐसा कर सकते हो, ड्रग या नशीले पदार्थों की रोकथाम या नियंत्रण के क्या क्या उपाय है? ये मैंने किशोर अवस्था लिखवाने का मतलब ये केवल किशोरों पर नहीं लागू होता, मेरे पर भी लागू होता है। तो इसमें किशोर अवस्था तो मैं जानबूझ के ऐड करवाता हूं ताकि आप पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़े। मैं फिर पर्सन क्या हो गया?
कि मानव समाज में या हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर नशीले पदार्थों के सेवन को कैसे रोका जावे। ओके बच्चों, ठीक है, यानी इनकी सेवन को रोका कैसे जाए, जो सेवन नहीं कर रहा उनको कैसे समझाए, जो सेवन कर रहा है उनको कैसे रोका जाए। तो प्रश्न क्या बन गया, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम। तो सर इस चैप्टर का इस जो आखिरी जो टॉपिक है, आखिरी अभी नशीले पदार्थों को सेवन का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियंत्रण मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला अभी जो मैंने प्रश्न लिखा है ना बच्चों, अभी मुझे समझ आ रहा होगा आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नशीले पदार्थों के सेवन पर हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। बच्चों समझ आ रहा है क्या? यस सर। धारवी मंडल, धारवी, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है? ज्योति सैनी, Yes, sir. Yes, sir. विप्ले, राहुल, ठीक है, समझ आ रहा है सबके? कनिका कुमावत, सुनील शर्मा, इंदिरा मीणा, अंकित शर्मा, रुचिका मारवाल, सबके समझ आ रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। ओके, अब अभी बच्चों मैंने प्रश्न क्या दिया अभी आपको कि नशीले पदार्थों के सेवन या ड्रग के सेवन का या ड्रग के उपयोग का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ टू कंट्रोल द यूजेज ऑफ या ऑन ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट आएगा, मैं भी आपको 6-7 पॉइंट दूंगा, आप एग्री करोगे और मुझे लगता है कि आप उससे एग्री करोगे भी, देखना। और अब मैंने आपको बता दिया कि ड्रग का सेवन का सबसे जो सबसे अगर यू कर सकते हैं एडेप्टेशन जो एज है, सबसे अनुकूल एज कौन सी मानी गई है? किशोर। और किशोर अवस्था को क्यों इसका सबसे अनुकूल अवस्था क्यों मानते हैं, इसका कारण सुन लो बच्चों, एक एक आराम। जो किशोर अवस्था 10 से 18 साल के बीच की अवस्था है, जो बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच आती है, चाइल्डहुड एंड एडोलेंस के बीच आती है। ओके सर, यानी यू कह सकते हैं टीनेज एज कम्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेंस, और ये जो एज है 10 to 18 ईयर होती है। अब इस एज के अंदर मैं सबको बता रहा हूं, इस अवस्था में किशोर और किशोरियां ज्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कुछ नया करने का उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, विल पावर होता है। नया का मतलब अपने फ्यूचर को लेकर कुछ भी हो सकता है, मैं सब कुछ बता रहा हूं। और वो समाज में अपनी प्रतिभा या समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ किशोर किशोरियां इस अवस्था में भ्रम में रहते हैं। साथ ही भ्रम के साथ साथ वो हमेशा कुछ नया प्रैक्टिकल या नया कुछ करना या नया सीखने के चक्कर में किसी गलत आदतों में या गलत व्यक्तियों के हाथों में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस अवस्था को जीवन की सबसे ज्यादा परिवर्तनशील, संघर्षशील, चुनौतीपूर्ण और सबसे ज्यादा चेंजेज फेस कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों शरीर में शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक और लैंगिक और सामाजिक कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। और आप जो मैं बोल रहा हूं, यू आर ऑल ऑफ फेसिंग विथ देम। मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं सर, यू आर फेसिंग स्टिल राइट नाउ, अभी भी आप फील कर रहे हैं। और ये मैं जो बातें बताई, इसमें क्या क्या होता है इस एज में हमारे में, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सामाजिक, इमोशनल। इमोशनल आप जानते हो ना, गुस्सा, तनाव, चिंता, ईर्ष्या, जलन। ओके, ये अलग अलग प्रकार। फिर आकर्षण, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, क्योंकि ड्रग का सबसे बड़ा कारण एक है कि लड़के ड्रग क्यों करते हैं, लड़कियों को गलत तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल बोल्ड तरीके से बात करूं आप साथ, मैं जी आप मुझे आपका काउंसलर माने, आपके फादर माने, आपका टीचर माने, आपके ब्रदर माने, तो मैं बिल्कुल बोल्ड तरीके से समझा रहा हूं। और कल मैंने बिल्कुल पूरा समझाया था आपको। तो इस अवस्था में इन वजह से जो किशोर किशोरियां होती है, कुछ नया करने की चाह में, कुछ नया चाह मतलब कुछ हमेशा इस एज में बच्चे जो होते हैं, बच्चों किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का यूज कैसे करते हैं, गाड़ी को कैसे ठीक करते हैं, या कोई भी चीज होती है घर में तो उसे हम करके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाने के एज में हम मना करें बेटा अभी गाड़ी नहीं तो आप गाड़ी चलाने के चक्कर में
कई बार गिर पड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या है, जिज्ञासा है, राइट। तो आपके घर में अगर कोई भी चीज होती है तो हम कुछ नया करना चाहते हैं, नया प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो नशीले पदार्थ है, शराब है, स्मोकिंग है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाती है, आपके लिए एक प्रैक्टिकल, चलो यार एक बार पी के देखते हैं, देखें, तो वो पीने की मतलब हमारे दिमाग में क्या जाती है, भ्रांति या प्रैक्टिकल करने के चक्कर में, या किसी के दबाव में, या किसी को देखकर, या किसी आइडियल को देखकर, फिल्मों में देखकर, या फिल्मों में उसको बड़ा आदमी बनते हुए देखकर, परिवार में किसी को देखकर, डिप्रेस में, तनाव में, एग्जाम के डर से, माता पिता के अलगाव से, माता पिता के तलाक से, माता पिता के झगड़े से, गरीबी से, बेरोजगारी से, और घर में होने वाले तमाम आइसोलेशन से, एकांगीपन, इससे बच्चे एकांगी होने लगते हैं और परिवार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता मेरे तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। इस एज में बच्चा ज्यादा सोचते हैं। अगर किसी माता पिता के 2 या 3 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे फील करते हैं कि मम्मी आप तो दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को प्यार कम करते हैं, तो ये कंपेयर करता है बच्चा। लड़कियां कंपेयर करती है, लड़के कंपेयर करते हैं परिवार में, जबकि माता पिता के लिए बच्चों कोई भी बच्चों में फर्क नहीं होता, सारे बच्चे बराबर है। हमारी इस एज में ऐसा इमोशनल हमारे ब्रेन में आ जाता है। अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इस वजह से क्या होता है कि बच्चे परिवार, भाई बहन, माता पिता से दूर होते जाते हैं, रहते उनके साथ ही है, घर में रहते हुए भी वो फिजिकल घर में, ले मेंटली घर पर नहीं है, और ऐसे में वो किसी समकक्षी के दबाव में या किसी पड़ोसी के दबाव में आकर किसी ना किसी स्मोकिंग या शराब या फिर कोई ड्रग लेना शुरू करते हैं। तो दैट सर इट इज इनिशियल फेज, ये उनकी इनिशियल फेज होती है। और जब उसको लेता है तो उसका ब्रेन, जबकि वो पदार्थ शारीरिक रूप से आवश्यक नहीं है, शरीर के लिए शारीरिक रूप से आवश्यक नहीं है, लेकिन एक बार लेने पर उसके शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, बच्चों ध्यान सुनना, खास तौर पर मैंने बताया था आपको, याद करो, न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, याद आ रहे हैं बच्चों, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इन पदार्थों की मात्रा को ये ड्रग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि सभी ड्रग में क्या मौजूद है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं, जैसे आपके तंबाकू में निकोटीन है, चाय में कैफीन है और टैनिन है, सब जानते हैं। तो उनको जब पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी क्या बोलते हैं, रिसीवर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, वो ग्राही जुड़कर उस अंग या तंत्र की क्रिया को बढ़ाते थे। तो हमारे शरीर में थोड़ा सा हमें क्या फील होता है, एक्साइटेड फील होता है, थोड़ा प्लेजर फील होता है, थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे हम लोगों को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, नयापन फील होता है, बॉडी में थोड़ा चेंजेस फील होता है, और उसी चेंज को आप क्या मान बैठते हैं, आप थोड़ा खुशी मान बैठते हैं, प्लेजर मान बैठते हैं। तो धीरे धीरे आप उस पदार्थ को लेना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उसकी मात्रा कम से धीरे धीरे ज्यादा करते करते आप और हम क्या हो जाते हैं बच्चों, एडिक्ट या व्यसन स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो मैंने अभी आपको 2 दिन समझा रहा हूं। तो ऐसे में इन नशीले पदार्थों के सेवन को और नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले को या आदि व्यक्तियों को हम किस प्रकार इनके नशे को छुड़ा सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अब मैं ज्यादा इसमें लगभग लेक्चर दूंगा, टाइम होने वाला है। जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन एक महत्वपूर्ण एक साधन है, और अनुशासन के द्वारा ही हम हमारे जीवन के अंदर तमाम कुरीतियों को, तमाम विकृतियों को, तमाम जो जिज्ञासा है उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट व्हीकल है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अनुशासन जीवन में से 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रेरित अनुशासन और एक होता है स्व अनुशासन। तो प्रेरित अर्थ होता है कि अनुशासन किसी का डर या भय से नहीं होना चाहिए। जैसे आपके माता पिता आपको जल्दी उठाते हैं, माता पिता के डर से अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो अनुशासन सर अच्छा नहीं है, क्योंकि डर से बनाया हुआ अनुशासन लंबे समय के लिए नहीं चलता। तो अनुशासन कौन सा होना चाहिए व्यक्ति जीवन में, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में गलत आदतों, गलत विचारों या गलत व्यक्तियों या गलत पदार्थों के संगत में पड़ने से बच सकता है। तो जीवन में अनुशासन अपनाकर हम नशीले पदार्थों का सेवन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। अनुशासन द्वारा हम समझ सकते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बच्चों अनुशासन कौन सा मानोगे ऐसे, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ करते अपने जीवन को किस मोड में लेके जाना है, आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपकी हरकतें, आपकी स्टडी, आपका माता पिता के साथ व्यवहार। अगर आप अपने माता पिता के डर
या टीचर के डर से स्कूल आते हैं, टीचर के डर से आप पढ़ाई करते हैं, टीचर के डर से आप एग्जाम देते हैं, तो सर वो दैट इज नॉट ए प्रॉपर डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन तो कौन सा डिसिप्लिन है, वो तो प्रेरित है, वो तो आपने डर से किया। तो जैसे ही टीचर का डर खत्म हो गया, सोचिए तो क्या वो बच्चा अनुशासन में है क्या? नहीं। जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और उनकी स्टडी है कि मुझे रेगुलर 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो बच्चे वो स्टूडेंट स्कूल ना आने के दौरान भी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे वो हैं जो स्कूल आने पर स्टडी शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि कल जीएल सर कॉपी चेक करेंगे। तो एक्चुअली वो तो डर से आप लोग कर रहे हैं, पापा के डर से आप कर रहे हैं और सेल्फ आप कर रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन, तो सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा ही हम जीवन में नशा और नशीले पदार्थों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा आता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है, वो रोल आता है बेटा शिक्षा। हालांकि शिक्षा के पहले मैं अगर यहां पर लिखूंगा समकक्षों के दबाव को कम करके, या फिर यूं कर सकते हैं पारिवारिक शैक्षणिक दबाव को कम करके। पहले एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं बच्चों, फिर दूसरा आता है, एक ही मैंने एक साथ लिखवा, अलग भी एक आ सकता है, समकक्षियों के दबाव को कम करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, शिक्षा परामर्श, और आप जानते हैं एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ओके, फिफ्थ आता है बच्चों चिकित्सक परामर्श। बच्चों एक बार आप मुझे बताइए, आप एक बार वीडियो चालू कीजिए। विस्ना कहाँ है? विस्ना, सूर्यबान, इंद्रमीणा, इंद्रा, अनुष्का शर्मा, वेयर आर यू? ओके, तरुण सिंह, अनुष्का। अब बच्चों एक बार मुझे नीतू आपको समझ आ रहा है? नीतू समझ आ रहा है? ये मैंने कौन से पर्सन का जवाब दिया आपको कि नशीले पदार्थों का सेवन को किस प्रकार हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, किनके लिए नशीले पदार्थ का सेवन को रोकथाम और नशीले पदार्थ का उपयोग करने वाले पदार्थों व्यक्तियों, क्या कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो क्या इन उपायों द्वारा हम उसका नशा छुड़ा सकते हैं? तो जवाब आएगा यस, यस। ओके, तो नशीले पदार्थों के नियंत्रण को कैसे रोका जा सकता है? ओके बच्चों, ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखे, आप अपने मन से एक आध पॉइंट और जोड़ सकते हैं। पारिवारिक परामर्श भी हो सकता है, विद्यालय परामर्श भी हो सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर समझ आ रहा आपके? अब देखो ये मैंने पॉइंट आपके सामने लिखा है। अब अनुशासन मैंने बता दिया कि जीवन में अनुशासन बनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नशीले पदार्थों ही नहीं बच्चों, नशीले पदार्थों को ही नहीं बल्कि अपने लाइफ को भी बेटर रास्ते में लेके जा सकता है। क्योंकि किशोर अवस्था, आवाज नहीं, किशोर अवस्था में ही ज्यादातर जो किशोर होते हैं, टीनेजर्स, आई एम टॉकिंग विद टीनेजर्स, मैं भी टीनेजर से बात कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके, तो टीनेजर अवस्था में बच्चों आवाज से, अरे कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आप आवाज नहीं करेंगे, ध्यान दो। तो इस अवस्था में अनुशासन के द्वारा हम नशीले पदार्थों से अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आता है? पारिवारिक और शैक्षणिक। अब ध्यान दो बच्चों,